आज हम लोग रासायनिक बलगतिकी पाठ में आभासी एकाणुक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया की कोटि का मान 1 होता है तथा आणविकता का मान 2 या 2 से अधिक होता है, उसे आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अभिक्रिया की कोटि 1 होगी, लेकिन अभिक्रिया की जो आणविकता होगी वो 2 या 2 से अधिक होगी। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे एथिल एस्टेट का यहाँ पर जल अपघटन कराया गया। तो एथिल एस्टेट का जल अपघटन कराने पर एस्टिक अम्ल और एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है केवल एथिल एस्टेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, जल का इसमें कोई महत्व नहीं है। मतलब जल की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि एथिल एस्टेट जो अभिक्रिया का वेग है एथिल एस्टेट के सांद्रता के प्रथम घात के अनुपाती है और जल के सांद्रता के 0 घात के अनुपाती है। तो इसका घात कितना होगा? 0 और इसका होगा 1। तो 1 और 0 अगर हम जोड़ेंगे तो अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। मतलब अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एस्टेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। लेकिन अगर आणविकता की हम बात करें तो आणविकता देखिए एथिल एस्टेट का 1 अणु और जल का 1 अणु, कुल मिलाकर के अणुओं की संख्या 2 है, इसलिए इसके अभिक्रिया की आणविकता 2 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि 1 है, आणविकता 2 है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं आभासी एकाणुक अभिक्रिया। उसी प्रकार से देखिए दूसरा एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर सुक्रोज का जल अपघटन दिखाया गया है। सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया का जो वेग है, इसके पहले भी बताया गया है कि यहाँ पर अभिक्रिया का जो वेग है वह सुक्रोज की सांद्रता पर डिपेंड करता है। जल एक्सेस मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसके अभिक्रिया के वेग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ भी जैसे ऊपर वाले उदाहरण में था उसी प्रकार से यहाँ भी अभिक्रिया की कोटि 1 होगी और अभिक्रिया की आणविकता 2 होगी। ये ध्यान रखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ, अभिकारक पदार्थ अगर एक्सेस मात्रा में है, मतलब अधिक मात्रा में है, तो उसको हम काउंट नहीं करते। मतलब क्रिया का वेग उसकी सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा। एक दूसरा टॉपिक है वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसका एक वेग स्थिरांक होता है। तो अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और अगर 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर पर अगर उनके वेग स्थिरांक को ज्ञात किया जाए, मान लिया जाए एक उदाहरण के लिए, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक अगर मान लीजिए K1 है और 35 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक K2 है, तो जो K1 और K2 का अनुपात होगा उसको हम वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा, 10 डिग्री सेल्सियस अंतर के 2 भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। तो सूत्र के रूप में क्या लिख सकते हैं? वेग स्थिरांक का ताप गुणांक बराबर, देखिए T + 10 डिग्री सेल्सियस। जैसे यहाँ पर हमने क्या मान लिया था? 25 डिग्री सेल्सियस या कोई भी टेम्परेचर माना जा सकता है। तो T + 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक प्लस बटे T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक। अब यहाँ पर T + 10 जो मान लिया गया है वो 35 डिग्री से, माना T की जगह 25 डिग्री सेल्सियस माना गया है। तो अगर 35 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक को अगर हम K 35 से प्रदर्शित करें और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो वेग स्थिरांक है अगर K 25 से प्रदर्शित करें, तो जो K 35 और K 25 है, इसका जो अनुपात होगा वह इसका ताप गुणांक कहलाएगा। ये हमको ध्यान रखना है कि अगर किसी अभिक्रिया के वेग का ताप या किसी अभिक्रिया के लिए अगर ताप अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। ये अपने दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर देखिए K 35 और K जो 25 है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक 25 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक है। एक देखिए प्रश्न है, कार्बन 14 का अर्धायुकाल 5730 वर्ष है। एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन 14 की मात्रा है। लकड़ी के नमूने की आयु ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं कि कार्बन 14 क्या होता है? ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, अर्थात यह धीरे धीरे जो है इसका अपघटन होता है। तो ये क्या कह रहा है कि उसका अर्ध आयुकाल 5730 वर्ष है। मतलब जितना किसी भी लकड़ी में या किसी भी पदार्थ में कार्बन 14 अगर मात्रा उपस्थित है
तो 5730 वर्ष पश्चात उसका आधा भाग अपघटित हो जाएगा और आधा भाग उसका शेष बचेगा। तो इसी को कहा गया अर्धायुकाल 5730 वर्ष है। अब कह रहा है कि जो लकड़ी जो नमूना इस समय है उसमें 80% कार्बन 14 है। जो इतना जीवित वृक्ष में, जीवित पेड़ में या वृक्ष में जो कार्बन 14 की मात्रा होती है, जो इस समय जो लकड़ी है, जिसमें पुरानी कोई लकड़ी है तो उसमें जो कार्बन 14 की मात्रा है वह 80% है। मतलब पहले अगर जीवित वृक्ष में अगर 100 था तो इस समय आपका 80 है, माने शेष मात्रा 80 है। तो कह रहा है कि वेग स्थिरांक आपको ज्ञात करना, लकड़ी के नमूने की आयु, माने लकड़ी जो पुराना लकड़ी है वह कितना वर्ष पुराना है उसको ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि पहले वेग स्थिरांक ज्ञात कर लेंगे, सूत्र जानते हैं 10.693/t हल कर लेंगे तो इतना प्रति वर्ष आएगा। और फिर इसका आयु ज्ञात करना है तो फिर हम टी का मान निकाल लेंगे। टी देखिए सूत्र जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी बराबर 2.303/k log⁻10 पावर a/a-x। ए क्या है 100 और a-x जो है वो आपका शेष मात्रा है 80। फिर 100/80 इसको हल कर देंगे, फिर 2.303 ये आपका 1.209 यहाँ पर जो वेग स्थिरांक आया था उसका मान रख दे और इसको जब हल कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 1845 वर्ष। मान जो लकड़ी नमूना पुरानी लकड़ी पाई गई है उसका वह जो है 1845 वर्ष पुरानी लकड़ी है। इस प्रकार से इसको ज्ञात करें। देखिए दूसरे प्रकार का इसमें प्रश्न है कि एक अभिक्रिया हो रही है, मान लीजिए 2a + b = c + d। अभिक्रिया की बलगतिकी का अध्ययन करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। अभिक्रिया के लिए वेग नियम तथा वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। मैंने ये प्रयोग करके निकाला गया है। जैसे a और b जो है तो a की प्रारंभिक सांद्रता दिया गया है, मतलब 4 बार प्रयोग किया गया। b की सांद्रता दिया गया है और जो d बन रहा है उसमें c + जो d दिया है तो उसमें d बनने का जो दर है, मतलब अभिक्रिया का जो प्रारंभिक वेग है ये भी यहाँ पर दिया गया है। तो अब देखिए सभी चारों प्रयोगों के लिए पहले हम क्या कर लेंगे, एक समीकरण बना लेंगे। तो हम जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग, अब चूँकि हमको नहीं मालूम है कि जो अभिक्रिया का वेग है ए की सांद्रता के किस कोटि की है, शून्य कोटि के है, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की। इसी प्रकार से बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या है हमको मालूम नहीं है। तो पहले हम एक्स और इसको मान लेंगे कि मान लिया कि अभिक्रिया की कोटि ए के प्रति एक्स कोटि की है और बी के प्रति वाई कोटि की है। फिर तो अभिक्रिया का वेग हम लोग लिखते हैं, अभिक्रिया का वेग बराबर के और फिर एक्टिव मास ऑफ ए पावर जो कोटि है एक्स और फिर एक्टिव मास ऑफ बी पावर वाई जो वाई कोटि है। इसी प्रकार से 4 प्रयोगों के लिए हम 4 समीकरण बना लेंगे। ये अभिक्रिया का वेग है और यहाँ पर ए और बी की जो कि सांद्रता उसमें जो दिया गया है उसका मान रख करके हम ये 4 समीकरण बना लेंगे। 4 समीकरण बनाने के बाद फिर देखिए एक में, देखिए यहाँ पर लिखा है 1 में 4 का भाग देने पर, 1 और 4 से मतलब 1 में 4 का भाग दिया गया है। तो देखिए 1 में 6 × 10⁻³ बटे चौथा क्या है 2.40 × 10⁻2। फिर एक्टिव मास ऑफ ए की सांद्रता 0.1 है, कोटि आपका एक्स है। तो इसी प्रकार से बी की सांद्रता भी 0.1 है, उसकी कोटि वाई है। फिर बटे करके फिर चौथे वाले समीकरण देखिए 0.4 एक्स और 0.1 वाई। अब देखिए 0.1 वाई ये कट जाएगा आपका और ये बचेगा 0.0 हटा दिया जाए तो 1/4 एक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1/4 एक्स लिखा गया और फिर देखिए यहाँ पर 2.4 × 10⁻2 था। अगर दशमलव को हम इधर कर दें एक पॉइंट तो ये 10⁻3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 24, ऊपर हो जाएगा 6, तो 6 × 10⁻3 बटे 24 × 10⁻3, तो 10⁻3 कट कर जाएगा। 1/6 क्या 6, 6 चौके 24, 1/4। अब 1/4 इधर भी है, 1/4 यहाँ पर है, इसका घात x है। तो अब देखिए इसका अगर हम तुलना करें, आधार आपका दोनों का एक ही है, तो इसका तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर x का मान जो है घात की तुलना करने पर x का मान आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण 2 तथा 3 से समीकरण 2 और 3 में भाग दिया गया है। तो देखिए 7.2 × 10⁻2 और फिर बटे 28.8 × 10⁻2 और फिर देखिए ए की सांद्रता 0.3 है घाते एक्स और बी की सांद्रता 0.2 है घाते वाई कर देंगे। फिर यहाँ भी तीसरे वाले में भी देखिए
आपका ए की सांद्रता 0.3 है घाते x और बी की सांद्रता 0.4 है घाते y कर देंगे। अब देखिए ये कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 हटा दिया जाए 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, तो 1/2 घाते y हो जाएगा, है कि नहीं। और इस फिर आगे देखिए ये आपका है, तो अगर एक दशमलव है, दशमलव हटा दिया जाए, फिर 10 घाते ऋण 2, 10 घाते ऋण 2 कट जाएगा, तो 72/288 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 72/288 और बराबर 2/4, 2/4 को फिर 1/2 कर देंगे, काटने पर 1/2 घाते y हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर काट देंगे 72, 72 क्या 72, 72 चौका 288, फिर 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/2 घाते y। देखिए अगर हम घात की तुलना करेंगे तो y बराबर आपका 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर y का मान 2 आ जाएगा। अब अभिक्रिया का वेग नियम लिखना है, तो अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है, अभिक्रिया के वेग के लिए जो हम लिखते हैं समीकरण, वही आपका अभिक्रिया का वेग है, नियम होता है। तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, के एक्टिव मास ऑफ ए। अब चूँकि ए की सांद्रता के प्रति आपके प्रथम कोटि का x का मान आपका 1 आया था, तो वहाँ पर a घाते x के जगह 1 रख दिया गया, और y के स्थान पर 2 आया था, इसलिए b घाते यहाँ पर 2 लिख दिया। तो ये आपका अभिक्रिया का वेग नियम हो जाएगा। ये जो समीकरण होगा ये अभिक्रिया का वेग नियम होगा। फिर आपका वेग स्थिरांक ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 में जो समीकरण 1 था उसमें हम क्या कर देंगे, x और y का मान रख करके और समीकरण को हल कर देंगे, है। तो a और b की सांद्रता भी रखेंगे, और x y का जो अभिक्रिया का वेग नियम है उसमें a और b की सांद्रता हम रख करके उसको हल कर लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में a की सांद्रता 0.1 दिखाया गया है और b की सांद्रता भी 0.1 दिखाया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1 घाते 1 और 0.1 घाते 2। 0.1 का स्क्वायर करेंगे 0.01 और 0.01 का गुणा 0.1 में करेंगे 0.001, मतलब इतने से पूरा इसको हल करेंगे तो 0.001 आएगा। अब देखिए के बराबर क्या हो जाएगा, ए चीज़ ऊपर चला जाएगा, 0.001 नीचे चला आएगा, तो 6 × 10 घात ऋण 3 और 0.001 को देखिए तीन स्थान अगर हम इधर लाते हैं तो 10 घात ऋण 3 हो जाएगा, 10 घात ऋण 3 10 घात ऋण 3 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 लीटर मोल प्रति इनवर्स मीटर इनवर्स, प्रति मोल स्क्वायर और मिनट इनवर्स। ये आपका जो है वेग स्थिरांक का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसको समझ करके अपना बढ़िया अच्छे से जो है वीडियो देख लीजिएगा और फिर नोट्स बनाइएगा। आज जो है रासायनिक बलगतिकी पाठ समाप्त हो गया, कल से हम लोग दूसरा पाठ पृष्ठ रसायन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।